हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिस पे मैंने कई सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो एडवांस और मेंस में आ चुके हैं वो डिस्कस किए थे। बाकी हम उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई नॉट एक्स वेयर ई नॉट इज कॉन्स्टेंट द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर ड्यू टू दिस फील्ड। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया है और एक शेडेड एरिया है। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्स, जेड एंड वाई। और एक एरिया है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हर उसके वर्टिसेस का 0 0 0 यहाँ पे है, दूसरा 0 A 0। और ये कुछ क्या है कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल पे खड़ा है, यानी A 0 A 0 A। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया A एंड A। तो ये हो गया हमारा शेडेड एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें बताना है फ्लक्स। हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो E डॉट एस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस यानी एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। और इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई एस कॉस थीटा। तो दैट मीन्स कि फ्लक्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए एंड एंगल चाहिए दोनों के बीच का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है ई इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है दैट इज ई नॉट। उसके बाद एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये सर्फेस दे रखा है वो एक उसका वर्टिसिस का इसने कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो हमें दो पॉइंट के बीच अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसका कैसे डिस्टेंस निकलता है वो फॉर्मूला में पता है। अगर सपोज करो x1 x2 y y1 एंड z1 p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2 कोऑर्डिनेट है। तो pq का लेंथ कितना आ जाएगा? तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यानी कि pq का लेंथ हो जाएगा ये। तो हम सेम चीज़ क्या करेंगे, हर लेंथ निकालने के लिए या विड्थ निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंथ सपोज कर लो ये ओ, इसका नेमिंग कर लेते हैं ओ पी क्यू आर। तो ओ पी का लेंथ कितना आ जाएगा? तो ओ पी का लेंथ आएगा, ये 0 0 है, x1 x y1 z1 तो इसका 0 दिया है और x2 में 0 दिया है, y2 ये दिया है एंड z2 जो है वो 0 दिया है। तो इसमें पुट करेंगे तो ये x वाला 0 हो जाएगा, पूरा z वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ y वाले में बचेगा और वो बचेगा क्या, a माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी ओपी की वैल्यू आ चुकी है हमारी ए, ओपी का लेंथ आ गया ओ, ए आ गया। इसके बाद हम क्यू पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम ए माइनस 0 हो जाएगा एक्स वाला कंपोनेंट, फिर ए माइनस ए आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन प्लस z2 माइनस z1 करेंगे तो a माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा और बीच वाला 0 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास a√2। यानी पी क्यू की वैल्यू जो आ गई वो a√2 आ गई। तो एरिया कितना आ जाएगा इस शेप का? तो रेक्टेंगल है तो इसका एरिया जो होगा ओपी इंटू पी क्यू। तो ओपी इंटू पी क्यू करेंगे तो एरिया जो हो गया ओपी इंटू पी क्यू, और ओपी की वैल्यू कितनी है ए और पी की वैल्यू है a इंटू √2, यानी आ गया ये √2 ए स्क्वायर जो हो गया एरिया की वैल्यू आ गई, ये एरिया आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है ए एंगल, यानी कि थीटा एंगल निकालना है, थीटा जो हमने पुट करना है cos थीटा। तो एंगल निकालने के लिए हम देखते हैं एक बार शेप। तो यहाँ देखोगे, इस शेप को देखोगे तो जो ई की वैल्यू है, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के अलॉन्ग है, जबकि जो ये शेप है उसके साथ कुछ एंगल पे है खड़ा है। तो वो एंगल हमें निकालना होगा। तो सपोज कर लो ये एंगल फाई हो गया। तो फाई अगर निकाल लेंगे तो हम ये थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा क्या होगा, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होती है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर ये टिल्ट है यहाँ पे तो एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। तो ये हमें निकालना होगा। तो वो एंगल जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। तो उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये होगी वो हमारी शेप हो गई। तो यहाँ से अगर मैं वाई, ये वाई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो वाई की तरफ से देखें, अगर मैं वाई की तरफ से देखता हूँ तो मुझे ये वाला जो लाइन, ये जो शेप दिखेगा इधर वाला, ये वो कुछ एक रेक्टेंग ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखेगा, जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। और इन दोनों की जो लेंथ होगी, ए की जो लेंथ होगी वो ए की वो ए हो जाएगी, बिकॉज इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है हमें A0 A दिया है। तो यहाँ का जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो ए, और सेम वर्टिकल कंपोनेंट यानी जेड के लॉन्ग जो इसका वैल्यू आ जाएगी ओ बी का लेंथ जो आ जाएगा वो भी ए आ जाएगा। और यहाँ से ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल मतलब ये वाला एंगल, और वो हो जाएगा फाई टेन। तो टेन फाई हम निकालते हैं अगर,
तो वो हो जाएगा ए बाय ओ बी बाय ओ ए, और ओ बी बाय ओ ए क्या आएगा, तो ओ बी की वैल्यू ए है और ये ओ ए की वैल्यू भी ए है, तो यहाँ से ये 1 हो गया, और टेन फाई इक्वल टू 1, यानी कि फाई की वैल्यू 45 डिग्री। तो हमने फाई की वैल्यू निकाल ली। तो थीटा क्या है, थीटा इस फिगर में देखोगे तो थीटा जो है हमारा वो क्या है, यहाँ से थीटा जो हो जाएगा वो 90 माइनस फाइव, यानी थीटा क्या है 90 माइनस फाइव, यार फिगर से देखोगे, क्योंकि जो ये जो लाइन जो जा रही है एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इस वजह से। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो थीटा आ जाएगा वो भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो हमने एरिया निकाल लिया है, ई पता है हमें, एन एंगल पता चल गया। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू जो आ जाएगी, ये वाला जो फाई था ना वो एंगल था, जबकि ये फाई जो है वो फ्लक्स है। फ्लक्स की वैल्यू जो आ जाएगी ई नॉट एरिया रूट टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 45। और कॉस 45 क्या होती है, तो कॉस 45 जो है हमारी 1/√2। तो 1/√2 जो होगी वो कॉस 45 डेट इज, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू जो आ गई वो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर आ जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में देखोगे तो सी ऑप्शन जो है वो ये है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform charge thin spherical cell of radius r carries uniform surface charge density of sigma per unit area। यानी चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा। It is made up of two hemispherical cell held together by pressing them with the force F as shown in the figure। See the figure। F is proportional to। तो देखो क्वेश्चन जो है IIT 2010 में आ चुका है और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें क्या बोल रहा है, क्या है कि एक स्फेरिकल सेल है, यानी एक बॉल की तरह सपोज कर सकते हो, और दोनों सेल है और उसको हमने ऐसे बना रखा है कि वो एक थिन टू हेमीस्फीयर से बना हुआ है, यानी एक पार्ट अलग हो गया दूसरा पार्ट अलग हो गया। अब दोनों के ऊपर क्या है कि सेम टाइप का चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियस है कि जब उसको पास लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो दूर भेज रहे होंगे। बट हमने क्या किया कि एक्सटर्नल फोर्स से दोनों को प्रेस कर रखा है, सो डैट कि वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है। तो हमें वो एफ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सिंपल है, एफ की वैल्यू उतनी होगी जितना फोर्स से ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, यानी कि वो फोर्स निकाल लेंगे तो हमारा एफ की वैल्यू भी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में फोर्स कैसे निकलेगा, तो मेन इसमें हम जो कंसेप्ट है हमारा, सबको आता है फोर्स निकालना बिटवीन टू चार्जेस, बट यहाँ तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, तो यहाँ पे हम सिमेट्री का यूज करेंगे। तो जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे हेमिस्फीयर, वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि अगर मेरा ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ तो यहाँ से देखोगे तो इस हेमिस्फीयर में लेफ्ट वाले में इस एक्स के दोनों साइड सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम टाइप ऑफ चार्ज है, सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हम मान सकते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज इस पॉइंट पे है। इसको पी कर लेते हैं सेम इस वाले क्वेश्चन के लिए, और यहाँ आ जाएगा पूरा का पूरा चार्ज क्यू पे आ जाएगा, यानी पी एंड क्यू पे जो हो जाएगा हमारा वो पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हम ये सपोज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हम इसको अब इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया पी और क्यू, और पी क्यू हमें पता हो गया, तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो एक सर्कल है तो सर्कल के बीच का दो पॉइंट के बीच का हो जाएगा ये डायमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2r हो गया। तो जो फोर्स हो जाएगा हम न्यूटन्स सॉरी कूलम्स लॉ लगा लेंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया जो है टोटल एरिया हमने मान लिया स्फीयर का ए, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ हो जाएगा, हाफ हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर है तो सेम Q2 का भी होगा। तो K1 Q2 की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पुट करते हैं, तो K और दोनों इक्वल है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया 4r स्क्वायर। इसको पूरा लिखते हैं F इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये आगे करते हैं इसको सॉल्व, तो F हो गया K सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आर स्क्वायर। अब यहाँ एरिया की वैल्यू रखनी है तो आर के टर्म में रखेंगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट, ये हमने रखा नहीं है अभी तक, यहाँ देख लेते हैं, हाँ हमने रखा नहीं है, इनटू में सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16r का स्क्वायर इनटू में एरिया। तो एरिया जो हो जाएगा इस पूरे हेमिस्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है, देख लेते हैं एक बार।
तो ये आ जाएगा हमारा। तो ये बन गया हमारा कितना, 16 ऊपर जाएगा, 16 पाई स्क्वायर R4 सिग्मा स्क्वायर, और नीचे आ गया 16 × 4 पाई आर स्क्वायर अब साइलेंट नॉट। तो यहाँ से 16 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एक पाई ऊपर बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाय 4 अब साइलेंट नॉट। अब यहाँ पूछ रहा है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है ये, वो हमारा सिग्मा, नीचे सिग्मा है, ठीक है, 4 हटा देंगे कांस्टेंट है, उसके बाद नीचे एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर सिग्मा स्क्वायर है और ऊपर आर स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं कांस्टेंट चीज हटा दूं तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मेन इसमें क्या था, सिमेट्री का कंसेप्ट था कि अगर सिमेट्रिकल कंसेप्ट लगा लोगे तो इसको इजीली कर सकते हो, वरना इसको करने में बहुत डिफिकल्ट होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अ लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली inside another long hollow conducting cylinder of large radius. Both cylinder are initially electrically neutral. यानी दो हमारे पास सिलेंडर है, दोनों को कोएक्सियली हमने रखा है, यानी सेम एक्सिस पे है, दोनों का एक्सिस जो है सेम है, इस टाइप से। अब पूछ रहा है कि ठीक है, बोथ आर इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, यानी दोनों में कनेक्शन नहीं है। अब ऑप्शन दे रखा है, उसके हिसाब से बताना है। बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। ठीक है, यानी कि अगर इनर सिलेंडर को चार्ज देते हैं हम, तो दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो जाएगा। ऑप्शन ई बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर, यानी आउटर सिलेंडर को देखें तब चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये सारे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नहीं देखते हैं पहले। ऑप्शन ए बोल रहा है कि हमने किसको दिया, चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू इनर सिलेंडर, यानी इनर वाले पे हमने एक चार्ज डेंसिटी दे दिया। अब ये जो सिलेंडर है हम उसको सपोज मान सकते हैं कि एक शेल की तरह, इधर से देखोगे तो हमें शेल दिखेगा, तो हम इसको उसी तरह हम ड्रॉ करते हैं। हमने इनर वाले को चार्ज दिया प्लस क्यू, तो यहाँ भी माइनस क्यू आएगा, अपीयर होगा, और यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। तो ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें बताना है कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है क्या। तो मैंने इस सरफेस को ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया, तो इस केस में, और रेडियस इसने बोला हुआ है, तो यानी मान लो इसका R1 इसका R2, यानी ये हो गया R1 जबकि ये हो गया R2 हो गया। तो R1 R2 जो हो गया इसका। तो अब देखो पोटेंशियल ऑफ ए क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा, एक तो ये हो जाएगा के क्यू बाय R1, यानी इनर सिलेंडर की वजह से, और आउटर सिलेंडर की वजह से निकालोगे तो इन दोनों की वजह से सेम वैल्यू आ गई, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से सेम आएगा, तो वो जीरो आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, बी से निकालते हैं। तो बी से जो आएगा वो बी से इनसाइड में आएगा, यानी कि दोनों का जो आ जाएगा ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हम बी निकाल रहे हैं। बी पे क्या होगा, एक तो इनर वाले चार्ज की वजह से होगा, यानी इनर जो सिलेंडर है उसकी वजह से हो जाएगा, तो के क्यू और डिस्टेंस हो जाएगा वो R2 आ जाएगा, ये R2 डिस्टेंस है प्लस में। उसके बाद सेम चीज हम निकालेंगे आउटर वाले के चार्ज की वजह से, तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम आएगा, तो डेट मीन्स की वो नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय R2 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय R2। अब ये दोनों का पोटेंशियल आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में निकालते हैं V, यानी V है माइनस वी बी। तो यहाँ से देखो के क्यू बाय R1 है और जबकि के क्यू बाय R2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो गया। तो ऑप्शन ए जो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो जाएगा बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन द इनर चार्ज इज गिवन टू इनर सिलेंडर, चार्ज इज गिवन टू इनर सिलेंडर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए जो जगह हमारा करेक्ट है, और इससे मल्टी करेक्ट वाला है नहीं, तो सिंपली ऑप्शन ए करके छोड़ सकते हैं हम लोग। बाकी इसमें और भी देखोगे तो सेम तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4 having a uniform distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with the center at -a/2 0 0, यानी a xy प्लेन हो गया, और यहाँ पे एक डिस्क दे रखा है जिसका सेंटर जो है -a/2 पे है। दूसरा बोला है कि अ रॉड ऑफ लेंथ a carrying a uniform distributed charge 8 coulomb is placed on the x axis from x equal to a/4 to x equal to 5a/4, यानी कि लेंथ रॉड है जिसपे 8 कूलम का चार्ज है, और वो उसका पोजीशन बता रखा है कि जो ए वाला एंड है वो a/4 पे है, दूसरा
एंड जो है वो 5a/4 पे है। 2 पॉइंट चार्ज -7 एंड +3 आर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, यानी 2 पॉइंट चार्ज है जो अलग अलग पॉइंट पे दिया हुआ है, रखा हुआ है। कंसिडर क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय द 6 सरफेसेस, यानी 6 सरफेस लेना है हमें जिसका पोजीशन दे रखा है +-a/2, दूसरा yb और zb सेम ही है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेसेस। क्वेश्चन इजी टाइप का क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, E डॉट ds या फिर चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जितना चार्ज इनक्लोज किया गया है सरफेस के अंदर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो ये फिगर इसने बोल रखा है, इस फिगर को ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा विद डायमेंशन। तो देखो पहले उसने बोल रखा है क्या, डिस्क ऑफ रेडियस, डिस्क का जो कोऑर्डिनेट है वो -a/2 है, और इसका जो रेडियस कितना है a/4, यानी a/2, ये हो गया a/4, ये भी हो गया a/4, ये माइनस वाला ये -a/2 हो जाएगा, +a/2 हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ लिखते हैं -a/4 एंड ये हो जाएगा a/2, जबकि हो गया -a/4, ये +a/4 और ये हो गया +a/2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो जो डिस्क है वो कहाँ पे है, तो डिस्क जो है हमारा, डिस्क का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, -a/2 यहाँ पे, और इसकी जो लेंथ है वो a/4 है, मतलब यहाँ से वो टच कर रहा होगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो ये ऊपर यहाँ पे टच करेगा, फिर इधर होगा, इस टाइप से। दूसरा बोल रहा है कि रॉड है, रॉड का जो पॉइंट है वो कहाँ से है, तो a/4 से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा वो जा रहा है a/5 तक, यानी इससे आगे तक जा रहा है वो, ठीक है। और तीसरा जो है, दो चार्जेस है -7 एंड +3, तो -7 जो है वो a/4 एंड -a/4, मतलब यहाँ पे है एक्स वाई दोनों नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो a/4 इधर आएगा, -a/4 इधर, यानी कि वो इस लाइन पे है, इसके सामने है। और जबकि ये कौन सा है, -7 कूलम है, जबकि जो 3 कूलम है वो किधर है, -3a/4 एंड +a/4, यानी एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ये चला जाएगा इस पॉइंट पे, a/2 + a/4 करेंगे तो कितना आएगा, 4, 2 + 1 यानी 3a/4, मतलब ये जो पॉइंट होगी वो हमारी 3a/4 होगी माइनस का। तो ये जो +3 कूलम चार्ज है वो कहाँ पे है, वो इससे ऊपर वाले पॉइंट पे है, यानी यहाँ पे होगा हमारा 3a/4, तो ये यहाँ पे है, ये 3 कूलम है, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज का हमने लोकेशन ड्रॉ कर लिया। अब जो सरफेस में बोला है उसने, जो क्यूब बोला हुआ है वो a/2 से कवर कर रखा है, यानी a/2 वाली ए वाली लाइन हो गई, तो a/2 जो लाइन होगी, अच्छा ये हमने इसको यहाँ नहीं होगा, ये जो +3 कूलम चार्ज जो है ना, वो चार्ज चला जाएगा कहाँ पे, वो कहाँ पे दिया है, वो -3a/4, -3a/4 मतलब यहाँ पे आएगा वो, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्यूब का जो सरफेस होगा वो ड्रॉ करते हैं, तो वो a/2 को कवर कर रहा है, मतलब ये हो गया इधर, ये लाइन हो गई इधर वाली लाइन, ये लाइन इधर वाली लाइन हो गई, और ऊपर से ये वाली लाइन, यानी इसके अंदर जितना चार्ज आएगा वो सारा का सारा चार्ज हमें इस क्यू इनक्लोज्ड में लिखना होगा। तो हम देखें इसको, तो जो 3 कूलम है ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी इससे बाहर हो गया, इसके अंदर है नहीं वो। और उसके बाद डिस्क देते हैं, तो डिस्क का हाफ एरिया जो है इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और ये 7 वाला है पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है, और रॉड का a/4 से a/2, यानी ओनली a/4 लेंथ जो है, a/4 -1 a/2 करेंगे तो कितना आएगा, या a/2 - a/4 करोगे तो 2 माइनस, यानी a/4 लेंथ जो है इसके अंदर है, तो बस इतना पार्ट का जो चार्ज होगा वो इनक्लोज में आएगा। जब टोटल चार्ज रखेंगे तो माइनस क्यू इनक्लोज करते हैं, तो क्यू इनक्लोज में जो आएगा -7 कूलम, प्लस रॉड कितना है, a/4 लेंथ है, इतना इनक्लोज है, तो इस पे जितना चार्ज होगा वो इंटू चार्ज डेंसिटी कर लेते हैं, प्लस में डिस्क जो है उसका एरिया का हाफ, यानी πr² उसका मान लो एरिया हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसका हाफ चार्ज आ जाएगा। डिस्क पे कितना चार्ज है, तो डिस्क पे जो हमारा चार्ज है 6 कूलम चार्ज है, तो 6 का 3 जो आ जाएगा इसका अंदर आ गया, यानी डिस्क आ गया +3 कूलम। उसके बाद रॉड का देखते हैं, रॉड का जो लेंथ है, टोटल लेंथ a है, तो यहाँ पे जो इनक्लोज है वो a/4 है, तो यानी कि 1/4 इसका चार्ज आ जाएगा, तो टोटल चार्ज है 8 कूलम, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 2 कूलम चार्ज हो जाएगा, इसके इनक्लोज आ जाएगा, तो इसका आ गया 2 कूलम प्लस -7 कूलम जो टोटल चार्ज है, तो इनक्लोज चार्ज आ गया हमारा -2 कूलम चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकालना है, फ्लक्स ही निकालना है, तो फ्लक्स क्या जाएगा, अगर -2 कूलम इनक्लोज चार्ज है तो फ्लक्स आ जाएगा
इंक्लोज चार्ज 2 कूलम्ब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन जो इसका कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो फ्लक्स निकालना होगा, टोटल इंक्लोज चार्ज निकालेंगे उस एरिया में, उस वॉल्यूम में, उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट रख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टीपल कंसेंट्रिक सेल पे डिपेंड करता है, यानी वैसा वो कंसेप्ट आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो, और 2009 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस कर रखा है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ देख सकते हो, सीख सकते हो उसको। क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक spherical cell of radius r, 2r, 3r given charges q1, q2, q3 respectively। यानी 3 शेल है हमारे पास, r1, 2r एंड 3r का रेडियस है। ये हो गया, 3 सेल है, एक पे q1 चार्ज दिया, दूसरे पे q2 दिया, और तीसरे पे q3 दिया। बोल रहा है कि इट इज फाउंड एट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी का जो चार्ज डेंसिटी है, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल है। देन रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द सेल इज, तो q1, q2, q3 का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले तो हमें इसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, यानी कि मल्टीपल अगर सेल हो, कंसेंट्रिक सेल हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किस सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा, वो देख लेते हैं। अब सिंपल सा चीज है ये, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो देखो, जो इनर वाला सेल है, तो सारा का सारा उसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे जो चार्ज आ गया वो Q1 आ गया। अब Q1 क्या करेगा कि जो उससे बाहर वाला शेल है, उसके इनर सरफेस पे अपने अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा, माइनस Q1। अब माइनस Q1 यहाँ आएगा, बट यहाँ जो सेकेंड वाला जो सेल है वो तो इलेक्ट्रिकली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इस पे एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आ नहीं सकता। डेट मीन्स कि माइनस Q1 यहाँ आया तो इसका आउटर में प्लस Q1 जाना चाहिए, तभी तो नेट चार्ज Q2 रहेगा। तो यानी कि ऊपर वाले पे, इसके बाहर वाले पे आ जाएगा Q2 प्लस Q1, ये आ गया। इसके बाद थर्ड वाले पे सेम चीज, इनर पे जो आएगा वो आ जाएगा Q2 एंड Q1 का नेगेटिव, तो माइनस Q2 प्लस Q1 नेगेटिव आ गया। तो इतना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पे आएगा, तो बाहर वाले पे टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये सिंपल सा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी कि ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर वाले के आउटर वाले पे चार्ज आएगा, करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड वाले पे इनर सरफेस पे उतना इंड्यूज होगा। उसके बाद इंड्यूज होगा तो इसका मतलब कि सेम चार्ज आउटर सरफेस पे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट उसका, और सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अब जो चार्ज देखोगे, अगर मैं सरफेस की बात कर दूं, 1 2 3 4 5 6, तो सरफेस 1 पे चार्ज कितना है, सरफेस 1 पे चार्ज है Q1, सरफेस 2 पे चार्ज है, नहीं, सरफेस 1 पे चार्ज है 0, इनर सरफेस है तो ये 0 चार्ज है। सरफेस 2 पे जो चार्ज है वो Q1, सरफेस 3 पे जो चार्ज है वो माइनस Q1, सरफेस 4 पे चार्ज है वो Q2 प्लस Q1, सरफेस 5 पे है माइनस Q2 प्लस Q1, एंड सरफेस 6 पे जो है वो है Q1 Q2 प्लस Q3। ये चार्जेस हो गया। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया वो 2 पॉइंट यूज करके किया है, 2 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यूज किया है। एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी कौन सी, इंडक्शन वाली। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे यहाँ प्रूव हो रहा है, तो देखो हर सेल क्या है, एक किसी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, फिजिकल कोई टच में नहीं है एक दूसरे के, इलेक्ट्रिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, डेट मींस कि टोटल चार्ज उसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस पे हमने मान लो सेकंड वाला देखा तो Q2 चार्ज दिया, तो इस पे नेट चार्ज Q2 ही होना चाहिए। तो हम इसको ऐड कर दे, Q2 प्लस Q1 माइनस Q1, तो माइनस Q1 कैंसिल, बचेगा क्या, Q2 ही बचेगा, नहीं, नेट चार्ज उस पे कितना आ जाएगा, Q2 ही चार्ज बच रहा होगा। तो यहाँ से देख, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये प्रूफ हो गया, तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें बोल रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सबकी इक्वल है, तो वो हम कंसेप्ट हिंट यूज करके सॉल्व करेंगे आगे। तो हम 2 सरफेस लेते हैं, पहला सरफेस ले लेते हैं कौन सा, फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट स्फीयर का, दूसरा स्फीयर का, दोनों को इक्वेट कर देते हैं आउटर वाले का। आउटर को बोला है ना, आउटर सरफेस का इक्वल है, तो हम दोनों के आउटर का इक्वेट कर देते हैं। तो पहले वाले का जो आउटर का सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, एरिया जगह R है तो R का स्क्वायर, जबकि दूसरे वाले का जो बाहर का आया 4 पाई, और ये जो रेडियस है वो 2R स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी 4Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q1,
तो ये बन जाएगा 3Q1 इक्वल टू Q2। ये बन गया। ये फर्स्ट एंड सेकेंड का इक्वेट किया। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड का इक्वेट करते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड का यूज करेंगे, इक्वेट करेंगे। Q2 प्लस Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय इसका एरिया, तो 3R है, तो 3R का स्क्वायर, तो ये 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो 9Q2 प्लस 9Q1 इक्वल टू 4Q2 प्लस 4Q1। ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5Q2 इक्वल टू, और यहाँ से चला जाएगा उधर, इसको और कर लेते हैं यहीं पे 5Q2, और इधर से Q1 भी जाएगा तो प्लस 5Q1 इक्वल टू Q3 यानी 4Q3। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। हम Q1 एंड Q3 के टर्म में निकालते हैं, तो Q2 को हम वैल्यू रख लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 15 Q2 की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा 15Q1 प्लस 5Q1 इक्वल टू 4Q3, तो ये आ जाएगा 20Q1 इक्वल टू 4Q3 की आ जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा 5Q1 इक्वल टू Q3। अब हमें फाइंड करना है क्या, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3। तो सिंपल हम रख देते हैं Q1 को Q1 के टर्म में, Q2 की जगह हम ये वाला वैल्यू रख लेते हैं, तो 3Q1 आ जाएगा, और Q3 की जगह हम ये रख लेते हैं, नहीं 5Q1। तो ये रेशियो क्या हो गया, 1:3:5, यानी कि 1:3:5 जो होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में देखोगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। तो सिंपल कुछ नहीं था, पहले हमें इस क्वेश्चन करने के लिए हमें चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। मल्टीपल कंसेंट्रिक सेल है तो कैसे चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो अगर आपको नहीं आता तो मेरा एक वीडियो देख लेना, बना हुआ है वहाँ पे, मैंने समझा रखा है, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्स फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू ए माइनस क्यू चार्ज मूविंग अराउंड इट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि एक प्लस चार्ज है, इसके अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ करते हैं। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, इसमें एक माइनस क्यू घूम रहा है, मूविंग अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन में सेम टाइप का एक कंसेप्ट पढ़ा था जो इसी तरीके के सिमिलर था, वो था क्या, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में जो सेकंड लॉ है उसका, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, यहाँ पे बोलता है कि वो जो ये सैटेलाइट है वो सेम एरिया कवर करता है इन सेम टाइम। तो ये यानी कि उसकी जो एरियल वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। कोई भी चार्ज घूम रहा है तो उसका एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। अब उसका सिमिलरिटी यहाँ से कैसे है, यहाँ तो चार्ज है, वहाँ तो जबकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखो फोर्स के टर्म में देखें तो वहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स था, यहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स है, ये प्लस है माइनस क्यू, और दोनों इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस वजह से सेम कंसेप्ट है। इस वजह से क्या होगा कि जो इसका टॉर्क होगा इस पे, वो जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क जीरो हो गया, डेट मीन्स की एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, एल की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। वहाँ पे भी सेम है कंसेप्ट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है, इस वजह से एरियल वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेम कंसेप्ट था, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि देखो 11th के कंसेप्ट से 12th के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर सिस्टम ऑफ चार्ज, तीन चार्ज दिया है, प्लेस एट पॉइंट ए बी सी एज शोन इन द फिगर, टेक ओ टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, एंगल ए सी बी, सी ए बी जो है वो 60 डिग्री दिया है, यानी ये एंगल 60 डिग्री हो गया। पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया है, वो बताना है कौन सा करेक्ट है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ जो होगा वो इतना होगा, डायरेक्टली अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ए पे कितना चार्ज है, Q/3, बी पे Q/3 एंड सी पे -2Q/3, ये चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या होगा, तो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये Q/3 से देखें तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स बी होगा, और सेम बी वाले चार्ज की वजह से ए की तरफ होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों कैंसिल कर रहे होंगे, यानी कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बचा सिर्फ सी वाला चार्ज, तो सी वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा,
वो माइनस एक्स की तरफ होगा तो सही है, बट वैल्यू क्या आएगी? तो ई इक्वल टू के, क्यू कितनी है 2q/3 का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा रेडियस, तो बोल रहा है कि 1/4πε0, और ये हो गया 4q²/9, 9 एंड 4 कैंसिल, तो 9 बच गया, और आर की वैल्यू क्या होगी? तो रेडियस में फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस हम क्या करते हैं, देखो 2r, तो रेडियस के टर्म में लिखना है, तो रेडियस के टर्म में देखोगे तो आंसर आ गया हमारा q²/9πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो ये तो अच्छा, ये फोर्स निकाल दिया हमने, क्यू ये हटा दो यहाँ से, तो ये 3 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और एक 4 की जगह 2 आएगा ऊपर, तो नीचे बच गया 2, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर नहीं होगा, q/6πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो 6 आ रहा है जबकि यहाँ 8 गिवन है, तो ये नहीं हो सही। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। पोटेंशियल एनर्जी को देखो निकालेंगे, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने के लिए दो पॉइंट को लेते हैं, दो चार्ज को लेते हैं। हमने ए एंड बी वाले को लिया, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, के Q1 Q/3 है, तो Q1 Q2 हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय डिस्टेंस 2r हो गया, दोनों पॉजिटिव है। उसके बाद नेगेटिव वाला चार्ज लेके आए -q वाला, तो k Q/3 डिवाइडेड इंटू Q2 Q/3, और डिस्टेंस उसका r1 मान लेते हैं। फिर दूसरे का निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा, एक Q/3 -2 Q/3, तो ये नेगेटिव आ जाएगा और डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, एक का तो जो r1 है वो AC, तो ए वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू जो आएगी हमारी, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 2r का cos 60, और cos 60 1/2, यानी AC की वैल्यू r हो गई, जबकि BC की वैल्यू क्या आएगी, तो BC की वैल्यू जो जाएगी वो sin 60 आ जाएगा, यानी कि 2r, और sin 60 √3/2, तो √3r आ जाएगा। √3r आ जाएगा, यानी BC की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो AC की वैल्यू और BC की वैल्यू यानी दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया हमने, तो वो रख देते हैं r एंड √3r। तो r1 की जगह आ गया r, ये आ गया r1 r स्क्वायर, जबकि r स्क्वायर नहीं r, जबकि ये आ जाएगा √3r। अब इसको देखोगे तो ये 0 होना चाहिए, होगा क्या, ये बन गया हमारा k² डिवाइडेड बाय 9, और ये 2, 9 इंटू 2 यानी कि 18r, माइनस में k एंड ये आ गया r² और ये आ गया हमारा 2/9, और ये भी माइनस में k 2 आ गया, और नीचे आ जाएगा r, एंड नीचे आ जाएगा √3 इंटू 9, तो ये तो कैंसिल होने होगा ही नहीं, तो मतलब कि ये 0 नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 नहीं होने वाला, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज एट C एंड B, सी और बी के बीच का फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स, तो हमने दोनों का डिस्टेंस तो पता कर ही लिया √3r, और मैग्नीट्यूड भी हमें चार्ज की वैल्यू पता है, तो फोर्स हो जाएगा k, एक है 2q/3 और दूसरा है q/3, और डिस्टेंस जो है √3r का स्क्वायर, तो k ये आ गया 3 3 9 27 r, और यहाँ आ गया 2q², और इसको ओपन करेंगे तो 1/4πε0 2q² डिवाइडेड बाय 27 इंटू r का स्क्वायर, तो ये जगह k² डिवाइडेड बाय 54 इंटू πε0 इंटू r स्क्वायर, तो ये ऑप्शन 54 नीचे आ रहा है, और ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो आगे ये भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट this and this point respectively. The work done by the electric field when the another positive charge is moved from this point to this point. तो पहले हम इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो इसको इरेज करते हैं, एक्स वाई जेड। अब बोल रहा है इसको a/2, तो a/2 ड्रॉ करते हैं, a/2 इधर है, a/2 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 एंड a/2। बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट, ठीक है, ये जेड एक्सिस पे दिया है, तो जेड एक्सिस प्लस और माइनस, माइनस वाला इधर जाएगा,
तो दिस इज a/2 एंड दिस इज a, यानी कि ये हो गया -a/2 और जबकि ये हो गया ये। तो एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, माइनस पे रखा हुआ है, और दूसरा प्लस पे रखा हुआ है, क्योंकि ये भी a/2 होगा। ये दो चार्जेज हैं और दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। बोला द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव फ्रॉम -a टू y पे ला रहे हैं, यानी कि -a00 से 0a0 पे ला रहे हैं। तो -a00 कहाँ बनेगा, यानी x एक्सिस पे नेगेटिव पे, यानी ये -a हो गया। तो यहाँ से एक चार्ज को ले जा रहा है कहाँ पे, 0a पे, यानी 0a यहाँ पे आया क्योंकि a/2 हमने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे ला रहा है, यानी यहाँ से यहाँ ला रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन कितना होगा। तो देखो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि सारा का सारा वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड ना करके फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं जब वो इस पॉइंट पे था, पी पॉइंट ले लेते हैं इसको और ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और एंड क्यू पॉइंट पे कितनी होगी, तो दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमें बता देगा कि वर्क डन कितना होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं अगर एक चीज देखूँ एक, तो पोटेंशियल एनर्जी जो पी पॉइंट है वो सेम एज क्यू पॉइंट है क्या, कैसे। तो देखो चार्ज जो है हमारा a/2 पे है, यहाँ पे जेड एक्सिस पे ए रहा चार्ज हमारा, और दूसरा चार्ज यहाँ पे है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा यहाँ पे पी पॉइंट पे, यानी प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी एट पी पे, क्या वो सेम होगी एट क्यू। रीजन क्या है, क्योंकि जो ये डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस यानी कि इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ r1 और ये हो गया r2, जहाँ पे q है वो r1 है, तो p r1 की वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपली a² प्लस a²/4 ये आएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना a/2 है जबकि p का कोऑर्डिनेट a है। तो ये आ गया √5a²/4, यानी कि ये आ जाएगा हमारा पी आर। अब सेम जैसे क्यू पे जाएगा तो क्यू पे भी सेम डिस्टेंस आएगा, क्योंकि क्यू भी जो है उसका भी तो कोऑर्डिनेट ए ही है, तो डिस्टेंस सेम हो गया। यानी क्यू के लिए पी एंड क्यू दोनों पॉइंट जो है, यानी r1 जो ये क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है उसके लिए पी एंड ये क्यू पॉइंट दोनों सेम डिस्टेंस पे है, डेट मीन्स कि इन दोनों पे सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल होगा। सेम तरीके से हम -q वाले के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि पी एंड क्यू दोनों सेम पॉइंट पे है, उसके लिए सिमेट्रिकल पॉइंट है। डेट मीन्स कि जितना पोटेंशियल एनर्जी पी पे होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्यू पे होगा, यानी कि वर्क डन टोटल कुछ नहीं किया, कोई एनर्जी उसने चेंज नहीं की वर्क डन करके घुमाकर उसको, तो वर्क डन इन साइंस लैंग्वेज क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल टाइप का था एकदम, मतलब अच्छा कंसेप्ट बना है आपका, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये कई जगह क्वेश्चन आ चुका है, कई बार ये सिंपल है, यहाँ पे स्टेटमेंट का टर्म है, कई बार इसकी वैल्यू दे देता है, कई बार पूछ लेता है वो किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर हैविंग अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम एज शोन इन द ग्राफ। यानी कि पहले क्या था, हमारे पास एक स्फीयर था बिना कहीं कैविटी के, बाद में हमने क्या किया, कैविटी इसमें मारकर इसका हटा दिया स्फीयर के टर्म में, यानी स्फेरिकल कैविटी इस पर क्रिएट कर दी। तो बोल रहा है कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पूरी तरह जीरो होगी हर जगह, नॉन जीरो होगी, यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, जीरो ओनली एट सेंटर होगी, यानी इसका अपना सेंटर होगा C1, ये C हो गया। तो इसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे हम ग्रेविटेशन में इस टाइप के क्वेश्चन डील कर चुके हैं, तो इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले अज्यूम करना होगा कि ये जो बड़ा वाला स्फीयर है वो कंप्लीट स्फीयर है, और हम एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, सपोज करो ये ब्लू डॉट वाली पॉइंट है जो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड करनी है, यानी ये पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट है दूसरा उसका सेंटर हो गया, यानी ये हो गया सेंटर सी। ये पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इसका डिस्टेंस जो हो गया वो ए हो गया। तो यही हमने मान लिया कि कोई कैविटी नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी के क्यू टोटल चार्ज डिवाइड इनटू जो ये डिस्टेंस होता है वो डिवाइडेड बाय हमारा आर क्यू जो टोटल रेडियस है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनसाइड हो गया ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर और इनसाइड के लिए। अब हमने दूसरे केस में क्या करते हैं कि जो एक कैविटी थी, हम मान लेते हैं कि सिर्फ कैविटी कैविटी ही प्रेजेंट है, यानी कैविटी जो है उतना ही हमारा सॉलिड स्फीयर है। अब इसकी वजह से इसके इस पॉइंट पे ये तो इसका सेंटर हो गया और ये पी पॉइंट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
और मान लेते हैं कि जो ये Cp जो है C1P वो जो क्या A1 डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो सेम इनसाइड वाला केस बन रहा है के क्यू, इसका रेडियस अलग हो जाएगा, इसका रेडियस हम स्मॉल आर ले लेते हैं एंड चार्ज भी अलग लेते हैं इनटू ये कितना आ जाएगा, ये चार डेंसिटी के टर्म मिलेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, और भी चार डेंसिटी के सेम मिलेंगे तो सेम ही आएगा, आर ही आएगा, बस इसका ये वाला डिस्टेंस अलग हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आ गया हमारा कितना A1, क्योंकि दोनों का तो चार्ज डेंसिटी सेम ही है तो इस वजह से सेम है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, जब कैविटी नहीं थी उसमें से माइनस कर लेंगे सिर्फ कैविटी की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा E माइनस E2 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो के क्यू आर क्यू बाहर आ जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा सिर्फ दिस वन, यानी कि ये जीरो तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे, यानी कि अगर जो कैविटी का जो रेडियस होता वो किसके रेडियस के इक्वल हो जाता, कैविटी का रेडियस हो जाता हमारा वो क्या हो जाता है, वो सेम डिस्टेंस हो जाता है, यानी कि जो सी एंड C1 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, सी एंड P1 की जो वैल्यू हो जाती है, पी की वैल्यू जो हो जाती है वो C1 P की वैल्यू के इक्वल होता, तब जाके जीरो होता, अदरवाइज ये जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये सब तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये जैसे जैसे चेंज होगा डिस्टेंस वैसे वैसे उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि नॉन यूनिफ जीरो आ जाएगी इसकी वैल्यू, और ये यूनिफॉर्म आएगी, क्योंकि ए माइनस ए जो बन रहा है वो क्या बनेगा, इस फिगर में देखेंगे तो ए क्या था, ये वाला लाइन था, जबकि A1 क्या है, ये वाली लाइन है, दिस वन A1, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ये C था, ये पॉइंट P था जहां में निकालना था, और ये C1 था, तो ये जो है हमारा ये वाला लाइन है, वेक्टर है ये, और A1 जो है वो ये वाला वेक्टर है, तो A माइनस A1 क्या होगा, तो इसको अगर मैं कंप्लीट करूं वेक्टर एडिशन से देखूं तो यहाँ पे जो हमारा ये दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी C1 जो है डेट इज इक्वल टू A माइनस A1 के इक्वल है, यानी कि दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो A1 की वैल्यू कितना भी हो वो किसके इक्वल होगा, दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये किसका कितना आ गया, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म होगा, कहीं भी उस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर निकालो, आपका जो आंसर जो टर्म आएगा यहाँ पे वो सिर्फ दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और इसका आंसर जो होगा बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर और न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, यानी कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हो गया स्फीयर। अब एक इसके आउटसाइड हमने एक प्लस चार्ज रख दिया। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, तो नेट चार्ज क्या होगा, तो देखो ये तो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल ही है ना, कहीं से इस पे चार्ज आने वाला है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे तो नेट चार्ज जीरो ही रहेगा इस पे। इसमें होगा क्या कि यहाँ प्लस रखेंगे तो यहाँ पे चार्ज का इंडक्शन होगा, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएंगे और प्लस वाला इधर भाग जाएगा, बट टोटल चार्ज तो इस पे अभी भी जीरो ही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन जो होगी उसकी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन 7 में 2007 में आया था, तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी ईयर में आ चुके हैं आईआईटी में, तो काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब 2-3 कंसेप्ट मिलकर बने हुए हैं। तो आई होप ये समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। थैंक यू।